नमस्कार साथियों एंड वेलकम टू द स्टडी आईक्यू। उम्मीद करता हूं कि आप सभी बड़े मजे में होंगे। लेकिन आज जिस टॉपिक के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं उससे पहले एक 5 सेकंड का हमको मौन रख लेना चाहिए। अब मौन रखा क्यों? कोई मरता है या फिर कुछ दुख की बात होती है तभी तो मौन रखेंगे, वरना क्यों ही रखेंगे। दुख की बात तो है। दुख की बात यह है कि जो WTO ऑर्गेनाइजेशन थी ना, जो ट्रेड की बात करा करती थी, फ्री ट्रेड की, मतलब जो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन है ट्रेड के अंदर, उनकी बात किया करती थी, वो अब कहीं ना कहीं उसका सिग्निफिकेंस बचा नहीं है। मतलब 2019 के टाइम से जो इसके ऊपर एक मर्डर का अटेम्प्ट होना चालू हुआ था बाय द यूएसए, वो अब थोड़ा बहुत सक्सेसफुल होता सा दिख रहा है और अब इसकी कोई सिग्निफिकेंस ज्यादा बची नहीं है। तो इसको ना के बराबर, या फिर हम ये मान सकते हैं दैट WTO हैज डिसीज्ड, दैट WTO इज नो मोर एंड रेस्ट इन पीस WTO। तो अब जो गया है थोड़ी सी उसके बारे में समझ लेते हैं कि भाई ये WTO थी क्या, क्यों हमको इतना दुखी होना चाहिए, क्या इसके ऊपर इंडिया के ऊपर इसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा। तो अगर हम इसको समझें तो WTO जो है इसका नाम है पूरा वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन नाम से समझ में आ रहा है कि ट्रेड की बात करती होगी, टैरिफ की बात करती होगी, कॉमर्स की बात, इंपोर्ट एक्सपोर्ट की बात करती होगी। तो इसका जो स्टार्टिंग है वो कब से होता है? वर्ल्ड वॉर 2 के बाद से। मतलब एक आइडिया आया बेसिकली कि वर्ल्ड वॉर 2 में क्या होता है ना कि पूरा ट्रेड दुनिया का खत्म हो गया था, कि सारे देश एक दूसरे पर बम मार रहे हैं, ट्रेड खत्म हो चुका है, जर्मनी अलग से एक नाजिज्म के अंदर जा रहा है, यूएसए अपना अलग सिस्टम में चल रहा है। तो जब ये सारी इश्यूज आ रहे थे तो उस टाइम पे वर्ल्ड वॉर 2 के बाद, पोस्ट वर्ल्ड वॉर 2, क्या होता है कि एक कॉन्सेप्ट आता है जिसका नाम दिया गया इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। अब ये इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन क्या थी? बात तो हम करें WTO की, या ITO क्या चीज है? ITO मतलब WTO का कोई छोटा भाई बहन आप मान सकते हो, कि एक कॉन्सेप्चुअल आइडिया था जो आया कि पूरा फ्री ट्रेड करेंगे, एक पूरा ना ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे, सारे देश उसमें आएंगे, अपना जो टैरिफ है वो कम करेंगे, एकदम मस्त बढ़िया दूध घी की नदियां बहेगी। लेकिन हुआ क्या? यहां पे आ गया फिर से यूएसए ने इसको रेटिफाई ही नहीं किया। अब रेटिफाई क्या मतलब है कि मानिए कि अगर आज एस जयशंकर हैं या फिर हमारे PM हैं नरेंद्र मोदी जी, या फिर जो हमारे प्रेसिडेंट हैं, वो जाके किसी एग्रीमेंट पे साइन करके आते हैं। अब जब वो किसी एग्रीमेंट पे जाके साइन करके आएंगे ना, तो ऐसा माना जाता है दैट पावर इन इंडिया रिसाइड्स विद द पीपल ऑफ इंडिया। ठीक है, तो जब वहां से जो साइन करके आएंगे उसको लोगों की परमिशन भी तो चाहिए होगी कि भाई हमने ये एग्रीमेंट साइन किया है, अब ये सही है या गलत है, ये लोग आप वेरीफाई कर दो। तो वो जो वेरिफिकेशन प्रोसेस है जो कहां से होता है? पार्लियामेंट से होता है। और यूएसए में कहां से होता है? सेनेट से होता है। तो जो ये पार्लियामेंट या सेनेट से पास होने वाली प्रक्रिया है, या फिर जो पूरा पास होने वाला मैकेनिज्म है ना, इसे बोला जाता है रेटिफाई। और ये लगभग हर ही देश फॉलो करता है अपने पार्लियामेंट के साथ। तो WTO मतलब वर्ल्ड वॉर 2 के बाद एक ITO जैसी संस्था का आइडिया आया, लेकिन यूएसए ने इसको ब्लॉक कर दिया, तो आइडिया वहीं पर ही खत्म हो गया। लेकिन यूएसए के भी तो अपने इंटरेस्ट है, दुनिया भर को लोन बांट रहा है, सामान बना रहा है। वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर दुनिया भर की इकोनॉमी खत्म हो चुकी है, वहां पे रिकंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, तो सामान कौन सप्लाई कर रहा है? यूएसए ने बड़ा फायदा कमाया। अब फायदा कमाने के लिए कोई ना कोई उसको टूल भी तो चाहिए। वो टूल था GATT, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। जितने भी बड़े देश हैं साथ में आए, आके उन्होंने GATT को साइन किया कि मतलब हम टैरिफ कम करेंगे, जो ट्रेड है उसको हम बढ़िया से प्रमोट करेंगे। ये सारी बातें हुई। कब से कब तक हुई? 1947 से लेके 1995 तक ये सारी बातें चली। अब जब 1995 का टाइम आने लगा ना, तो उस टाइम पे कहीं ये महसूस होने लगा कि GATT है वो बेसिकली एक एग्रीमेंट, एक कागज का टुकड़ा ही तो है। अब उस कागज के टुकड़े को कोई भी देश किसी भी दिन फाड़ के फेंक दे, क्या सिग्निफिकेंस बचा उसका? और अच्छे खासे तौर पे उसका वायलेशन भी हो रहा था। अब इस वायलेशन से बचने के लिए इनको ये लगा कि एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाए। ये जो GATT है ना, इसको पूरा एक ऑर्गेनाइजेशन का मॉडल देके कि कोई चेयरपर्सन होगा, इसका कोई हेड ऑफिस होगा, देश आएंगे, सालाना इनकी मीटिंग होगी अलग अलग देशों में। तो ये सारी चीजें हुई। इसके लिए क्या जरूरी था? इसको एक बॉडी बनाना, एक ऑर्गेनाइजेशन का रूप देना। तब 1995 के अंदर यहां पर क्या हुआ? एक उरुग्वे राउंड ऑफ, मतलब उरुग्वे राउंड के अंदर बेसिकली उससे पहले ही उरुग्वे राउंड के अंदर एक मीटिंग होनी स्टार्ट हो गई, जहां पे ये बोला कि हमको एक ऐसी बॉडी बनानी चाहिए। 1994 के अंदर माराकेश, मतलब मोरक्को नाम का एक देश है जहां पे उसका कैपिटल क्या है? माराकेश। तो माराकेश मोरक्को के अंदर इसको क्या बोला गया कि हमको एक ऐसी बॉडी बनानी है। और 1995 के अंदर ये जो GATT था ना, इसको क्या बना दिया गया? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। अब जब ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बना
तो इसके कुछ विजन एंड मिशन भी होंगे कि भाई आप क्या करोगे, क्या नहीं करोगे, किस तरीके से आप ट्रेड को प्रमोट करोगे, क्या आपके मैकेनिज्म होंगे, क्या टूल्स होंगे। इन सब के लिए क्या लेकर आया गया, इसका पूरा विजन एंड मिशन। विजन एंड मिशन में क्या था कि सबसे पहले तो ये पूरी दुनिया का ट्रेड एडमिनिस्टर करेगा। एडमिनिस्टर किसी टूल से करेगा। अब वो टूल क्या बनेगा, सबसे पहला तो जीएटीटी, वही जो जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड था ना, यही क्या हो गया हमारा जीएटीटी। इसके अंदर ही क्या करेगा, जो गुड्स होता है, जो सामान होता है, उसकी ट्रेड की बात करेगा। उसके बाद आता है जीएटीएस, यहां पे किसकी बात करते हैं, सर्विसेज की बात करते हैं। फिर आता है ट्रिप्स। ट्रिप्स के अंदर क्या होता है, जो आईपीआर हो गए हमारे, जो पेटेंट हो गए, इन सब की जो बात होती है कॉपीराइट्स की, ये कौन करता है, ट्रिप्स करता है। नेक्स्ट क्या आता है, ट्रिम्स, मतलब जो भी इन्वेस्टमेंट होती है दुनिया भर में, मानिए कि एफडीआई हो गई, एफपीआई हो गई, ठीक है, इन सबको जो मैनेज करने वाला, सही से ऑर्गेनाइजेशनल फॉर्म में लाने वाला, कि ऐसा ना हो कि कोई देश किसी पर्टिकुलर देश की या कंपनी की इन्वेस्टमेंट को आने से रोक दे, या फिर अपनी इन्वेस्टमेंट दिए जा रहा है, वहां की चीजें एक्वायर कर रहा है और उसके देश में वो पूरे तरीके से प्रोटेक्शनिज्म लगा के बैठा हुआ है, जो कि हालांकि कहीं ना कहीं हो भी रहा है। तो इसको कंट्रोल करने के लिए क्या लेकर आ गया, ट्रिम्स लेकर आया गया। तो ट्रेड एडमिनिस्ट्रेट करने के लिए मेजर इसके ये कुछ टूल्स हैं, कुछ हथियार हैं जिनको ये यूज करता है। अब दूसरा है यहां पे ट्रेड नेगोशिएशन का एक प्लेटफॉर्म, कि दुनिया भर के देशों को एक मौका मिल गया, एक जगह मिल गई कि वो सारे आएंगे, आने के बाद वो सारे मीटिंग करेंगे और एक मत के साथ या फिर यूनानिमसली कोई डिसीजन लेंगे। क्यों, क्योंकि इसकी खास बात यह है कि डब्ल्यूटीओ के अंदर कोई भी होगा ना, तो वहां पे डिसीजन यूनानिमस होगा, एक मत के साथ होगा। अगर एक भी देश ने बोला कि ऐसा नहीं होना चाहिए, तो कितने ही देश उसके खिलाफ आ जाए, वैसा नहीं होगा। तो यहां पर क्या है, यूनानिमसली डिसीजंस होने चाहिए, एक मत के साथ डिसीजन होने चाहिए। नेक्स्ट चीज यहां पर क्या है, सेटलमेंट ऑफ द ट्रेड डिस्प्यूट। ट्रेड डिस्प्यूट कैसे कि मानिए आज इंडिया को किसी देश के साथ शिकायत है, या मानिए चाइना के साथ शिकायत है कि चाइना हमारे यहाँ पे सस्ता सामान बेच रहा है, हमारी इंडस्ट्री को, जो हमारी लोकल इंडस्ट्री है, उसको नुकसान होने वाला है। तो यहां पर क्या करेंगे कि हम डब्ल्यूटीओ के अंदर जाके कंप्लेन कर देंगे। फॉर एग्जांपल, जैसे यूएसए ने इंडिया के खिलाफ वहां पे बढ़िया सी कंप्लेन मानी रखी है और इंडिया इसको हार भी गया है, पर उसके आगे क्या हो रहा है वो हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। तो इस तरीके के जो ट्रेड डिस्प्यूट्स होते हैं, ये भी यहां पे एड्रेसल किया जाता है। नेक्स्ट यहां पर क्या आता है, पब्लिक, मतलब जो ट्रेड पॉलिसी है उसका रिव्यू एंड मैकेनिज्म को जो होता है वो ओवरव्यू करता है कि किस तरीके से कोई देश अपने ट्रेड की पॉलिसी को लेकर आ रहा है, कुछ गलत तो नहीं कर रहा है, कुछ ज्यादा उससे कुछ सीखने जैसा तो नहीं है जिसे हम अडॉप्ट करके आगे जा सके। तो ये भी क्या होता है, इसका एक मैकेनिज्म है। सबसे बढ़िया चीज यहां पर है, लीस्ट डेवलप कंट्रीज के लिए थोड़ी सी मदद की जाए। कैसे कि आप सभी को ध्यान है कि भाई ईस्ट इंडिया कंपनी थी, वो इंडिया में आई, इंडिया में आने के बाद उसने व्यापार का चोगा ओढ़ा, चोगा ओढ़ने के बाद उसने पूरा कब्जा करती गई। लेकिन आज जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो ना होके बड़े बड़े देश आ गए। फॉर एग्जांपल फ्रांस हो गया, जर्मनी हो गया, इटली हो गया, या फिर जैसे यूएसए हो गया, सबसे बड़ा कैपिटलिज्म का गढ़। तो ऐसा कोई देश जाके इन देशों के ऊपर कब्जा ना कर ले, इनकी इकोनॉमी को कैप्चर ना कर ले, या फिर इनके अपने सामान के साथ फ्लड करके अपनी कॉलोनी, या फिर इसको क्या बोलते हैं, नियो कॉलोनियलिज्म, क्या बोलेंगे इसको, नियो कॉलोनियलिज्म, के मतलब अपनी कोई नई टाइप की कॉलोनी की पॉलिसी लाके उनको कॉलोनी ना बना दे। इसको भी रोकने का काम किसका किया जाता है, हमारे डब्ल्यूटीओ के हाथ में है। नेक्स्ट यहां पे इंपॉर्टेंट चीज क्या आ जाती है, प्रमोटिंग प्रिडिक्टेबल ट्रेड, जो कि आजकल नहीं हो रहा है। और यही मेन कॉज है जिसके कारण हम ये बोल रहे हैं कि डब्ल्यूटीओ इज नो मोर। कैसे कि प्रिडिक्टेबिलिटी का मतलब क्या होता है कि एक ट्रेड पॉलिसी है बनी और वो लगातार फॉलो होगी, जिससे क्या होता है कि जो भी हमारे प्राइवेट कंपनीज हैं या फिर जो देश हैं उनको एक लॉन्ग टर्म विजन मिल जाता है कि अगले 5-7 साल के लिए हमको इसी पॉलिसी को करना है, जिससे हमारी डेवलपमेंट बढ़िया से चलती रहेगी। लेकिन जब से ये महाराज आए हैं ना अमेरिका की गद्दी के ऊपर, इन्होंने निकाली एक बढ़िया सी गन जिसका नाम था टैरिफ की बंदूक। और टैरिफ की बंदूक से मार निशाना कभी इंडिया को लगा रहे हैं, कभी चाइना को लगा रहे हैं, कभी याद आ गया तो ब्राजील को लगा रहे हैं, या फिर कभी ईरान को, वेनेजुला को, बराबर जिसको समझ में आ रहा है उसको निपटाया जा रहा है। ये आदमी निपटाते निपटाते लपेटे में डब्ल्यूटीओ भी आ गया। अब डब्ल्यूटीओ कैसे लपेटे में आ गया कि जब सारे देशों की आप ट्रेड पॉलिसी को ही डिस्टर्ब कर दोगे, किससे, अपनी टैरिफ की बंदूक से। मुझे तो कभी ना ऐसा भी लगता है कि जो डोनाल्ड ट्रंप है ना, ये ज्यादा सोचता नहीं है ये आदमी। जिस टाइम पे आया, सुबह आज नींद खुली, बोला आज यार पर्ची निकालो किस देश का नंबर है, निकला भाई साहब इंडिया, लगा इंडिया पे टैरिफ, निकला चाइना, लगाओ चाइना पे टैरिफ। तो इस तरीके के माइंडसेट से ये आदमी काम करता है। जब इस तरीके के माइंडसेट से कोई काम करेगा तो आप लोग ही बताइए कि प्रिडिक्टेबिलिटी नाम की कोई चीज बनेगी क्या? कि एक पगला आदमी है जो उसको समझ में नहीं आता कि सामने मेरे आगे एक संत बैठा है या फिर सामने मेरे एक गुंडा है, वो जो आएगा उसके टिका के लगा दिया एक, इस टाइप का ये आदमी है।
ये हो गया हमारे डोनाल्ड ट्रंप, जिन्होंने पूरे डब्ल्यूटीओ की सिग्निफिकेंस को ही खत्म करने के लिए एक लास्ट नेल इन द कॉफिन मार दी है। और शुरुआत भी इन्होंने कहीं ना कहीं करी थी 2019 के आसपास। इसको भी हम समझेंगे कि क्या मामला है। अब रीजन क्या है कि किस तरीके से इसका सिग्निफिकेंस खत्म होता जा रहा है डब्ल्यूटीओ का। तो सबसे इंपॉर्टेंट तो है यहाँ पे डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म, कि जब भी डब्ल्यूटीओ का मेन काम क्या है, लोगों के बीच में जो विवाद हैं या देशों के बीच में जो डिस्प्यूट्स हैं उन्हीं को खत्म करना ना, ट्रेड के बारे में। अब अगर ये मानिए कि कोई ट्रेड हुआ, फॉर एग्जांपल इंडिया ने या फिर इंडिया या यूएसए के बीच में कोई डिस्प्यूट हुआ एग्रीकल्चर सब्सिडी का, जिसके बाद जो इंडिया है वो उसको हार गया। इंडिया क्या करेगा, आगे अपील करेगा, और ये अपील कहां पे करेगा, एक इसकी एपेलेट बॉडी होगी डब्ल्यूटीओ की, ट्रेड डिस्प्यूट एपेलेट बॉडी। लेकिन यहां पे तो इसका कोई चेयरमैन ही नहीं है ना। अब चेयरमैन क्यों नहीं है? चेयरमैन है भाई साहब फिर डोनाल्ड ट्रंप के कारण। कैसे कि 2019 से जो अमेरिका है वो इस पूरे जो सिस्टम है इसको ब्लॉक ही करे जा रहा है, लगातार कंटिन्यूअसली जो है ब्लॉकेड लाके खड़ा किया हुआ है किसने, अमेरिका ने। किसमें, ट्रेड डिस्प्यूट की जो एपेलेट बॉडी है उसके अंदर। नेक्स्ट चीज यहां पर क्या है, नेगोशिएशन पैरालिसिस। नेगोशिएशन पैरालिसिस बेसिकली किस मामले में माना जाता है, तो एक एग्रीमेंट है एग्रीकल्चर ऑन एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर या फिर एओए, एग्रीकल्चर सब्सिडी का मामला है। इसमें अभी तक कोई भी इसका कोई डेवलपमेंट या फिर क्या कहते हैं कि एप्लीकेशन जो है अभी तक प्रॉपर्ली हुआ नहीं है। एक रीजन ये भी है कि ये पैरालिसिस में जो भी इसमें विचार विमर्श या फिर जो भी झगड़े बातें जो भी चल रही थी वो अभी तक स्टेलमेट पर ही है, जैसे तब थी वैसे की वैसे अभी है। नेक्स्ट यहां पर क्या आता है, मॉडर्न ट्रेड के जो आने वाले इश्यूज है ना उनको कहीं ये केटर ही नहीं कर पा रहा। फॉर एग्जाम्पल इनकी कोई पॉलिसी नहीं है डेटा के ऊपर, इनकी कोई डेडिकेटेड पॉलिसी नहीं है एआई के ऊपर, इनकी कोई डेडिकेटेड पॉलिसी नहीं थी अभी तक ई कॉमर्स के ऊपर। हालांकि अभी इन्होंने एक लेकर आया है पेपर जिसके अंदर इन्होंने बात करी है कि ई कॉमर्स को हम थोड़ा सा रेगुलेट करेंगे अक्रॉस द वर्ल्ड, लेकिन अभी तक तो नहीं थी प्रॉपर्ली। और इन दो पे तो अभी भी कोई ढंग की पॉलिसी नहीं बनी हुई है। तो मॉडर्न टाइम के साथ आप कदम मिला के चल नहीं रहे हो तो आप लगभग मरे बराबर हो। यू आर जस्ट लाइक अ फॉसिल इंस्टीट्यूट है आप एक फॉसिल ऑर्गेनाइजेशन बनके रह चुके हैं। नेक्स्ट चीज यहां पर हमको देखनी पड़ेगी प्रोटेक्शनिज्म का इशू। प्रोटेक्शनिज्म कैसे कि ये जो महाराज हैं डोनाल्ड ट्रंप, इन्होंने एक पॉलिसी लेकर आई मागा, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। अब इनको समझ में आया कि ग्रेट कैसे बनाएं, ग्रेट बनाएंगे सामने वाला का पैसा अपने पास लेकर आओ और अपना पैसा बाहर जाने से रोक दो। अब रोकने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इंपोर्ट कम करो और एक्सपोर्ट भर भर के करो। इन्होंने बोला क्या लगाओ, टैरिफ लगाओ, सामने वाले से इंपोर्ट रोको और अपना एक्सपोर्ट बढ़ाओ। ये पॉलिसी क्या होती है, प्रोटेक्शनिज्म। मतलब मैंने अपने देश को तो प्रोटेक्ट कर लिया और बाहर वाले के देश के ऊपर मैं चढ़ गया अपनी पूरी ट्रेड आर्मी लेके वहां से लूटने के लिए। दिस इज कॉल्ड प्रोटेक्शनिज्म। यहां पर क्या आ जाता है नेक्स्ट, बायलैटरल एंड रीजनल शिफ्ट। अब देखिए डब्ल्यूटीओ का जब इतना सिग्निफिकेंस खत्म हो जाएगा तो कोई देश डब्ल्यूटीओ को मानेगा कि मुझे डब्ल्यूटीओ के पास जाना है। वो क्या बोलेंगे, फॉर एग्जांपल मानिए इंडिया है, इंडिया क्या सोचेगा कि यार डब्ल्यूटीओ के तो कोई एग्रीमेंट का मतलब रहा नहीं है, डोनाल्ड ट्रंप चाहे तब हम पे टैरिफ लगा देता है, तो क्यों ना मैं ऐसा कर लूं कि जो मेरे देश साथ में हैं जैसे ऑस्ट्रेलिया हो गया, यूएई हो गया, इनके साथ में कोई एग्रीमेंट ही कर लूं ताकि मैं इनसे तो थोड़ा प्रॉफिट सिक्योर कर पाऊं या फिर ये मुझसे तो थोड़ा प्रॉफिट सिक्योर कर पाए। फिर से वही बात, इन दो देशों के साथ तो कम से कम मेरी प्रिडिक्टेबिलिटी ऑफ ट्रेड आए, थोड़ा प्रिडिक्ट को तो कर पाऊं लंबे टाइम के लिए, क्योंकि यूएसए के साथ ये पॉसिबल नहीं है। डब्ल्यूटीओ का इसने कोई सिग्निफिकेंस छोड़ा नहीं है। नेक्स्ट यहां पर आ जाता है, देखिए थोड़ा हमको ये समझना पड़ेगा कि ये एओए है ना, पॉलिसी पैरालिसिस, इसका ना मेन जो डिफरेंस है या फिर जो मेन इंपैक्ट है वो इंडिया के ऊपर पड़ रहा है। क्यों, क्योंकि इंडिया के अंदर है ना फार्म प्रोटेस्ट चलते रहते हैं और फार्म प्रोटेस्ट के अंदर एक टर्म आता है जिसका नाम क्या है, एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। और वो जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस का बोला जाता है कि आप इसको ना एक लॉ बना दो और इसको एक लीगल सैंक्टिटी दे दो, इसको एक स्टैट्यूटरी सिग्निफिकेंस दे दो। लेकिन जो चीज इंडिया को रोक रही है वो कहीं ना कहीं फाइनेंसेस है, और दूसरा जो इंडिया का एओए साइन किया हुआ है, एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर साइन किया हुआ है इंडिया ने, तो ये भी कहीं इंडिया के हाथ पे एक बाउंडेशन लगाता है। इसको आप थोड़ा सा इसलिए भी समझ सकते हैं कि अभी जो रिसेंटली फार्म प्रोटेस्ट हुआ था, जो मतलब 2020 के फार्म लॉस के बाद अभी थोड़े टाइम पहले ऑब्जर्व किया गया था, उसमें किसानों की एक डिमांड ये भी थी कि आप डब्ल्यूटीओ से पुल आउट ही कर लो, आप डब्ल्यूटीओ से बाहर निकल जाओ, इंडिया आपको कोई जरूरत नहीं है। क्यों, क्योंकि जब आप उससे बाहर निकलोगे तो आप लॉ बना पाओगे। क्यों, क्योंकि आपको एओए को फॉलो ही नहीं करवाना पड़ेगा। तो अब देखिए कितनी सिग्निफिकेंस है इंडियन पॉलिटिक्स में भी इस एओए की। अब एओए क्या चीज है कि एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर है, जो
फोर्स में कब आया था? 1995 के अंदर। अब जब ये 1995 के अंदर फोर्स में आया तो उसके थोड़े टाइम बाद क्या था कि दोहा डेवलपमेंट एजेंडा लेकर आया गया। दोहा डेवलपमेंट एजेंडा का मतलब क्या था कि जो भी छोटे छोटे देश हैं या जो डेवलपिंग नेशंस हैं, डेवलपिंग कंट्रीज, उनको थोड़ा सा प्रोटेक्ट किया जाए, उनके लिए थोड़ी सी अच्छी चीजें करी जाए ताकि वहां पे एग्रीकल्चर या फिर फूड सिक्योरिटी इंप्रूव हो। फिर उसके बाद आता है एक नायरोबी राउंड। नायरोबी राउंड को हम अभी अगले थोड़े टाइम में समझेंगे कि इसमें था क्या और किस तरीके से इसका सिग्निफिकेंस इससे जुड़ता है। तो एओए को अगर हम समझें तो यहां पर क्या आते हैं ना, 3 बॉक्सेस हैं। ऐसा समझिए कि 3 बॉक्स हैं, 3 टाइप के सब्सिडीज को उन्होंने बांट लिया। सबसे पहले सब्सिडी है ग्रीन बॉक्स सब्सिडी। मानिए अगर इंडिया है, इंडिया को क्लाइमेट चेंज के लिए किसानों को कोई सब्सिडी देनी है कि यार देखिए, आप अगर आपने थोड़ा भी आपको एनवायरमेंट की नॉलेज होगी ना तो आपको यह समझ में आएगा कि जो एग्रीकल्चर है उससे एक गैस निकलती है जिसका नाम क्या है? मीथेन। और मीथेन क्या करती है? वो क्लाइमेट चेंज के अंदर अच्छे से कंट्रीब्यूट करती है। अब जब क्लाइमेट चेंज के अंदर कोई चीज कंट्रीब्यूट कर रही है तो उसको कम करने के लिए हमको कुछ पैसा देना पड़ेगा कि आप मीथेन इमिशन को कम करें किसी ना किसी और एग्रीकल्चरल मेथड के साथ। तो जब आप इस तरीके की एनवायरमेंटल की हेल्प दे रहे हैं ना तो वो किस में आ जाती है? ग्रीन बॉक्स में। और डब्ल्यूटीओ बोलता है कि भाई ये बहुत अच्छा है, ये करते रहो, जितना दे रहे हो उतना दे दो, कोई लिमिट नहीं है। दूसरी चीज आती है यहां पे ब्लू बॉक्स। अब ब्लू बॉक्स क्या चीज है? ब्लू बॉक्स को आप ऐसे समझ सकते हैं कि मानिए कि एक लैंड है, उस लैंड के ऊपर एक फिक्स अमाउंट मिल रहा है। अब चाहे आप 1 किलो उगाओ, चाहे 10 किलो उगाओ, चाहे 100 किलो उगाओ या फिर कुछ उगाओ मत। फॉर एग्जाम्पल पीएम किसान स्कीम। पीएम किसान स्कीम का मतलब क्या है कि अगर आपके पास एक लैंड है तो आपको क्या है, हर महीने कुछ कुछ अमाउंट में टोटल आपको 6,000 रुपए इंस्टॉलमेंट के अंदर मिल जाएंगे। तो ये किस में आ गई? ब्लू बॉक्स में। इसके अंदर ये बोलते हैं कि करो, जरूरी नहीं है कि एकदम बंद कर दो, आपको करना चाहिए, सपोर्ट देना चाहिए, बट इसके ऊपर थोड़ी सी आप लिमिट करिए, थोड़ी सी कंडीशंस इन्होंने लगा रखी हैं कि उसके दायरे में रहकर इसको करिए। अब जो मेन बवाल है ना, वो बवाल है एम्बर बॉक्स का। अब एम्बर बॉक्स का क्या बवाल है? एम्बर बॉक्स ऐसे मान लीजिए कि ऐसी सब्सिडीज हैं जो आपको, आप कितना प्रोडक्शन कर रहे हैं उसके ऊपर मिल रही है। आप 10 किलो करेंगे तो आपको मिलेगी ज्यादा, मतलब 10 किलो के हिसाब से। आप 100 किलो कर रहे हैं तो आपको 100 किलो के हिसाब से ज्यादा मिलेगी। इस तरीके की जो सब्सिडीज होती हैं जो सीधे प्रोडक्शन के साथ लिंक्ड होती है कि जितना आप प्रोडक्शन करोगे उतना आपको प्रॉफिट मिलेगा। इसका एग्जांपल क्या आ गया हमारा? एमएसपी आ गया। एमएसपी कैसे आ गया कि कोई किसान है, अगर वो 10 किलो लेके जाता है तो उसको 10 का भाव मिलेगा, कोई 100 किलो लेकर जाता है तो उसको 100 का भाव मिलेगा, और इससे कम उसको मिलेगा नहीं। ये क्या हो गई हमारी एमएसपी वाली सब्सिडी। इसके खिलाफ आता है क्या? एओए के बॉक्सेस जो है, एओए सब्सिडी है वो। क्यों? क्योंकि एम्बर बॉक्स में आता है। इसको ये मानते हैं कि आप जितना ज्यादा प्रोडक्शन के लिए लोगों को दोगे ना, अपने पैसा दोगे, तो उतना ज्यादा प्रोडक्शन होगा। जितना ज्यादा प्रोडक्शन होगा उतना आप कहीं एक्सपोर्ट करोगे, और जब आप एक्सपोर्ट करोगे, मानिए कि कोई ए देश है, वो बी के ऊपर, मतलब बी को अपना सामान एक्सपोर्ट कर रहा है। एक्सपोर्ट कैसे कर रहा है कि खुद बना रहा है 10 रुपए में, सामने वाले को दे रहा है 8 रुपए में। बीच का 2 रुपए जो है वो कौन सब्सिडाइज कर रही है? गवर्नमेंट कर रही है। लेकिन इस देश में तो 10 रुपए का ही भाव चल रहा है ना, तो इससे जो इसकी लोकल इंडस्ट्री है वो क्या हो जाएगी? बिल्कुल खत्म हो जाएगी। इस पूरे सिनेरियो को ध्यान में रखते हुए एम्बर बॉक्स वाली सब्सिडी है उसको लेकर आया गया था। लेकिन जब ये सब्सिडी बनी ना तो वहां पे फिर से एक बदमाशी चल दी किन्होंने, जो हमारे डेवलप्ड देश हैं लाइक अमेरिका है ना, या फिर और भी जो देश हो गए हमारे, फॉर एग्जांपल ऑस्ट्रेलिया। तो इन्होंने क्या लेकर आया कि इसके अंदर है ना एक लिमिट लगाई कि सब्सिडी में आप कितनी लिमिट रखेंगे। लिमिट 2 तरीके की थी, एक तो है 10% और एक है 5%। अब जो बड़े बड़े देश हैं जिनको हम बोलते हैं डेवलप्ड देश और एक है डेवलपिंग, ठीक है, एक तो हो गया डेवलप्ड, एक हो गया हमारे डेवलपिंग देश। तो जो डेवलप्ड देश है ना, सॉरी, जो हमारे डेवलप्ड देश हैं वो तो देंगे 5%, और जो डेवलपिंग है वो देंगे 10%। देखने में तो फेयर सा ही लग रहा है कि जो डेवलप्ड है वो 5% दे रहा है, मतलब सब्सिडी, और जो डेवलपिंग है वो 10% दे रहा है क्योंकि उसके पास थोड़ी इसको ज्यादा जरूरत है। लेकिन यहां पर कैच आ जाता है बेस ईयर का। बेस ईयर, बेस ईयर मतलब ऐसे मानिए कि कौन से साल का 10% या कौन से साल के हिसाब से 5%। अगर अभी भी समझ में नहीं आया तो इसको एक और एग्जांपल के साथ है ना फटाफट हम समझ लेते हैं। जैसे मानिए अगर हम बात करते हैं 1986 से 88, इसको इन्होंने बना दिया बेस ईयर। इस बेस ईयर के हिसाब से सपोज एक देश है यूएसए और एक देश है हमारा
इंडिया। यूएसए जो है वो कितना देता है यहां पे सब्सिडी, वो देता है $1 बिलियन। इंडिया कितना दे रहा है, इंडिया वहां पर दे रहा है सपोज 500 मिलियन डॉलर्स, 500 मिलियन या $1 मिलियन के आसपास इंडिया दे रहा होगा उस टाइम पे। मतलब एक आर्बिट्री है ये, ठीक है, समझने के हिसाब से एग्जांपल। इसका जो 5% होगा ना वो कितना होगा, 500 मिलियन। इसका जो 10% होगा ना वो कितना होगा, 50 मिलियन। पॉपुलेशन अमेरिका की कम है, पॉपुलेशन इंडिया की ज्यादा है, पर सब्सिडी अभी भी ज्यादा कौन दे रहा है, अमेरिका, और सब्सिडी कम कौन दे रहा है, इंडिया, ठीक है। तो इसके खिलाफ जो इंडिया है या फिर चाइना है, इन सभी देशों ने एक प्रोटेस्ट किया कि यार ये नहीं चल रहा हमारे साथ, ये ना चीटिंग है, या जयकांत शिकरे बोलता है चीटिंग करता है, चीटिंग करता है, उस टाइप का कुछ इंडिया और चाइना ने बोला। अब इसको लेकर इन्होंने एक पीस क्लॉज लेकर आया। पीस क्लॉज मतलब कि अभी इसको हम टाल देते हैं, अभी सीधे हम अप्लाई नहीं करेंगे, ठीक है। पीस क्लॉज लेकर आए एक, इसको बोलते हैं बाली पीस क्लॉज, कि इसको हम कभी आगे देखेंगे। अभी आप साइन तो कर लो, साइन करने के बाद हम अभी आगे देखेंगे कि किस तरीके से इसको अप्लाई करना है, किस तरीके से देखना है। यहां पर आ गया बाली पीस क्लॉज। टाइम चलता रहा, कुछ डिसीजन निकला नहीं, और इसी की मैं बात कर रहा हूं कि लॉन्ग स्टेलमेंट, जो मतलब लंबे टाइम से जो नेगोशिएशन रुकी हुई थी ना, वो इसी की रुकी हुई थी। इसलिए हमको ये समझना जरूरी है, और इसका इंडिया पे डायरेक्ट इंपैक्ट आ रहा है। अब जो नायरोबी है, नायरोबी में इन्होंने बोला 2015 में कि जो भी एक्सपोर्ट होने वाली सब्सिडी है, जो भी एक्सपोर्ट को देने वाली सब्सिडी है, इसको हम क्या कर देंगे, परमानेंटली बंद कर देंगे। कब तक बंद कर देंगे, 2023 तक हम बंद कर देंगे। 2023 भी आ गया, इंडिया ने बोला हम एक्सपोर्ट को देते ही कब थे, हमारा तो ये लोकल था कि हमारी जो लोकल फूड सिक्योरिटी है ना, जो हम एफसीआई को देते हैं, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, हमारी इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, उसको कुछ अनाज चाहिए, है ना, इस हिसाब से हम करते थे। बाकी ये थोड़ी ना है कि हम इस सब्सिडी को भी बंद कर देंगे। इसी सब्सिडी को बंद कर देंगे तो फिर से यूएसए के पास हमको भीख मांगने जाना पड़ेगा। कैसे कि जब आजादी का टाइम था तो जो सुअर होते थे उनको दिया जाने वाला जो गेहूं है PL 480, वो इंडिया को एक्सपोर्ट करता था यूएसए। अब भाई इतना जमीर थोड़ी ना मर गया इंडिया का कि भाई फिर से वापस जाके वो हम PL 480, वो जो जानवरों को देने वाला गेहूं है, वो लेकर आए। यहां पर ये मेजर इशू था जिसके कारण इंडिया ने इसको हमेशा कंडेम किया है। और इन्हीं इश्यूज को लेके अमेरिका जो है वो कहां पर गया है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन पे, जहां पे इंडिया थोड़ा बहुत ये केस हार भी गया था, बट अभी अपील में है बॉडी, और अपील बॉडी का कोई है नहीं, तो इसलिए WTO का सिग्निफिकेंस ही कहीं खत्म हो गया है। दूसरा, इन्होंने एक नई चाल चली। आज जो ये जय वीरू की तरह मिल रहे हैं ना भाई भाई बनके, ये एक दूसरे की गर्दन काटने को तैयार बैठे थे। ये बोल रहा था मैं तुम पे टैरिफ लगाऊंगा, इन्होंने बोला कि लो टैरिफ लगाओगे ना, लगा बेटा अच्छे से, मैं क्या कर दूंगा, जो क्रिटिकल मिनरल्स हैं उन्हीं को बंद कर दूंगा तुम्हें भेजना। अब क्रिटिकल मिनरल चल जाएंगे तो तुम्हारी गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, एनवीडिया किस पे काम करेगी। डर तो लगा, सबको लगता है। इन्होंने बोला कि आज से तू मैं भाई भाई। भाई भाई कैसे, इन्होंने अनाउंस किया कि अनऑफिशियली अनाउंस किया डोनाल्ड ट्रंप ने कि हम तो क्या G2 की तरह हैं, मतलब दुनिया में सिर्फ दो ही भाई हैं, दो भाई दोनों तबाही। दोनों तबाही कैसे कि इन्होंने बोला कि या तो अमेरिका काम करेगा या फिर दूसरा बड़ा जो देश है वो चाइना है। जो भी वर्ल्ड ट्रेड है वो सारा किन को ध्यान में रख के बनाया जाएगा, इन दो देशों को। इनको क्या नाम दिया इन्होंने, अनऑफिशियली G2। ट्वीट किया था इन्होंने अपने उस पर, ट्रुथ सोशल पे। लेकिन अब ये जो सारी डेवलपमेंट है, इसके लिए इंडिया के लिए बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस आके खड़े हो जाते हैं। सबसे पहला जो चैलेंज है ना, वो तो है टैरिफ थ्रेट का, कि अब पता नहीं कब डोनाल्ड ट्रंप उठ के बोले कि यार चाइना मेरा दोस्त, पाकिस्तान मेरा दोस्त, इंडिया मेरा दुश्मन, लगा दोबारा टैरिफ की बंदूक और निशाना लगा दिया, टैरिफ बढ़ा देगा। दूसरा यहां पर आता है एग्रो एंड फूड सिक्योरिटी। अब एग्रो एंड फूड सिक्योरिटी को आप ऐसे समझिए कि अगर AOA को आप अप्लाई कर देते हैं तो हमें MSP नहीं मिलेगी, MSP नहीं मिलेगी तो हमारा जो फूड कॉर्पोरेशन इंडिया है उसके पास ग्रेन्स का स्टॉक पाइल नहीं आएगा। स्टॉक पाइल नहीं आएगा तो दोबारा से इंडिया में एक फैमाइन की कंडीशन आ सकती है, जिसके बाद हमको USA, ऑस्ट्रेलिया ऐसे किसी देश से खाना मंगाना पड़ेगा। सो वी विल बी फ्रॉम नेट एक्सपोर्टर टू नेट इंपोर्टर। ये थोड़ी ना कर लेंगे हम। दूसरी चीज, लूजिंग डिजिटल सॉवरेनिटी।
डिजिटल सॉवरेनिटी का मतलब आप यहां पर ये समझ लीजिए कि जैसे इंडिया बात करती है लोकलाइजेशन की, कि अगर मानिए कि कोई भी देश है, उसको अगर हमारे यहां से डेटा ले रहा है तो उसका यहीं पर ही सेटअप करे, बाहर डेटा स्टोर नहीं होगा। लेकिन इसको एडमिनिस्टर करने के लिए जो WTO था, जो काम सही से करना चाहिए था, जो डिजिटल रियाल्म के अंदर भी उसको कुछ लॉज लेकर आने चाहिए थे, वो काम कर नहीं रहा है। रही सही कसर, डोनाल्ड ट्रंप ने उसका सिग्निफिकेंस ही खत्म कर दिया है। तो इंडिया की डिजिटल सोवरेनिटी भी कहीं खतरे में है। नेक्स्ट यहां पर क्या आ जाता है, एक्सपेंसिव ट्रेड डील्स एंड लॉस ऑफ बार्गेनिंग, मतलब कलेक्टिव बार्गेन। देखिए होता क्या है कि जब भी किसी बड़े ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू हम डील करते हैं ना, ऐसा इसको ना आसान एग्जांपल से समझिए कि मानिए आप ना कोई सामान लेने गए, आपने बोला कि भैया 10 किलो मेरे को गेहूं, चावल या कुछ भी आप तोल दो। वहां पे आप उससे बार्गेन कर सकते हैं कि भाई 10 किलो ले रहा हूं, 100 किलो ले रहा हूं, थोड़ा तो कम करो, या तो सामान बढ़ा दो या पैसा कम कर दो। लेकिन वहीं पर ही आप गए आधा किलो सामान लेने के लिए, तो क्या तो आप कम करवाएंगे, क्या वो कम करेगा? यही एग्जाम्पल किस पे ट्रीट होता है, पूरा वर्ल्ड ट्रेड के ऊपर। जैसे अगर आज इंडिया ने सोचा कि मैं ऑस्ट्रेलिया के साथ कुछ टाई अप कर लेता हूं, एक तो वो जाए WTO के साथ, WTO में सारे लोग बैठे, सबने आपस में बात करी, थोड़ा फायदा इंडिया का हुआ, थोड़ा फायदा ऑस्ट्रेलिया का हुआ। लेकिन यहां पर क्या हो जाता है कि जो इंडिया जब अकेले बात करने गया ऑस्ट्रेलिया के साथ, तो थोड़ा क्या है, इंडिया अगर कमजोर पार्टी में पड़ गया तो वहां पर इंडिया को नुकसान हो जाएगा। थोड़े ऑस्ट्रेलिया को साथ में लाने के लिए ज्यादा फायदे देने पड़ेंगे उसको। तो इसलिए क्या होगा, जो हमारी ट्रेड डील है वो क्या हो जाएंगी, हमारी एक्सपेंसिव हो जाएंगी। नेक्स्ट चीज यहां पर क्या है, वो हमने बात करी ली कि कलेक्टिव बार्गेन, कि भाई सारे इकट्ठे आ रहे हैं देश, तो थोड़ा सा अच्छा ट्रेड हो जाएगा, अच्छा मोल भाव हो जाएगा। वहीं पर ही अगर कम जा रहे हैं, एक एक दो दो करके जा रहे हैं, इकट्ठा नहीं जा रहे हैं, तो वहां पे हमको ट्रेड डील्स क्या मिलेंगी, महंगी मिलेंगी। अब जब हमने ये बात कर ली है कि क्या क्या इसके अंदर चैलेंजेस हैं इंडिया के लिए, तो अब इंडिया इस किस तरीके से अपनी पॉलिसी को आगे लेके जा सकता है ना, इसको भी हमको थोड़ा सा समझ लेना चाहिए। जैसे इंडिया को सबसे पहले तो WTO के बियॉन्ड जाकर ही ट्रेड करना चाहिए। फॉर एग्जांपल जैसे एक CEPA है, ट्रेड एग्रीमेंट है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट टाइप का है, तो इंडिया ने किसके साथ साइन कर लिया, ये ऑस्ट्रेलिया के साथ कर लिया है, UAE के साथ कर लिया है। मतलब इंडिया जो ट्रेड है वो चाहे गुड्स का हो या सर्विसेज का हो या फिर ह्यूमन रिसोर्स का हो। ह्यूमन रिसोर्स मतलब कि इंडिया से कोई आदमी वहां जाके काम करना चाहेगा तो उसके ऊपर ज्यादा टैरिफ वगैरह, वीजा वगैरह, इन सब का चक्कर नहीं पड़ेगा। कोई स्टूडेंट जाता है तो उनको थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। यही सारी बातें करके इस तरीके से क्या है, इंडिया ने अलग अलग देशों के साथ ट्रेड डील साइन करनी चालू की है आउट ऑफ द एम्बिट ऑफ WTO। दूसरी चीज यहां पर क्या आ जाती है, डोमेस्टिक कैपेसिटी एनहांसमेंट। डोमेस्टिक कैपेसिटी कैसे, कि एक तो हमको मैन्युफैक्चरिंग करनी पड़ेगी, ठीक है, ताकि मेक इन इंडिया या इस तरीके की जो है ना, इसको हमको थोड़ा सा और फोस्टर करना पड़ेगा, ताकि हमारी जब क्वालिटी प्रोडक्ट की अच्छी होगी ना, तो चाहे कोई भी देश हो, चाहे अमेरिका हो, चाइना हो, US हो, यूरोप हो, कोई भी हो, वो सारे हमसे सामान लेंगे। क्यों? क्योंकि हमारी क्वालिटी अच्छी है और मैन पावर हमारी क्या है, थोड़ी सी चीप है, इस कारण से हम सस्ते भाव पे उसको दे भी पा रहे हैं। नेक्स्ट चीज यहां पर क्या जाती है, ट्रेड कैपेसिटी। ट्रेड कैपेसिटी कैसे बात करेंगे हम, ट्रेड कैपेसिटी ऐसे कि हमको जो भी ट्रेड के बर्डन है, चाहे वो ब्यूरोक्रेटिक हो या फिर हमारे कस्टम वाला हो, उसको हमको थोड़ा सा कम करना पड़ेगा। इसको कम करने के लिए गवर्नमेंट ने एक बड़ी अच्छी सी स्कीम लेकर आई है, जिसका नाम क्या है, आइस गेट। आइस गेट कैसे, कि जो कस्टम है उसका एक पोर्टल बना दिया है, उस पोर्टल के ऊपर आप अपलोड कीजिए, पेपर वर्क कम होगा, करप्शन कम होगा, जिससे क्या है, ईज होगी किसके अंदर, ट्रेड या फिर हमारे जो भी कस्टम्स होते हैं उनके क्लियरेंसेस के अंदर। नेक्स्ट यहां पर क्या है, हमको एक्सपोर्ट लेड मॉडल और इन्वेस्टमेंट को थोड़ा सा बढ़ावा देना पड़ेगा। किस तरीके से, कि हम अगर एक्सपोर्ट को ज्यादा प्रेफर करेंगे तो हमें थोड़ा ज्यादा फायदा होगा। इसके लिए गवर्नमेंट ने वापस से एक नई स्कीम लेकर आई है, क्योंकि पुरानी वाली जो स्कीम थी ना, तो उसके अंदर दिक्कत क्या थी कि वो WTO ने उसके ऊपर कुछ आर्ग्यूमेंट्स लगा दिए थे, मतलब कुछ एक्यूजेशंस लगा दिए थे कि है ना, हमारी पॉलिसी को सूट नहीं कर रहा है, आप इसको चेंज कीजिए। इंडिया ने क्या लेकर आया, TEDTP टाइप की एक स्कीम लेकर आया, जिसके अंदर क्या है कि जो एक्सपोर्ट है उनको हम क्या कर देंगे, सब्सिडीज देंगे, या फिर क्या करेंगे, थोड़ा सा प्रमोट करेंगे, कि ताकि जो एक्सपोर्टर हैं उनको ज़्यादा दिक्कत ना आए, वो चीप तरीके से एक्सपोर्ट कर पाएँ, ताकि वो ज़्यादा मुनाफा हो। कैसे, कि सामने वाले देश में जाके थोड़ी सी सस्ता सामान बिके, ताकि हमसे लोग सामान खरीदें। नेक्स्ट यहाँ पर क्या आ जाता है, ट्राइंग ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रिड्रेसल सिस्टम। ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रिड्रेसल सिस्टम कैसे, कि एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है मीपा। कहां पर है ये, सिंगापुर के अंदर है। इसका बेसिकली काम क्या है, आर्बिट्रेशन का, कि मानिए आज इंडिया है या फिर कोई देश है, इन्होंने आपस में एक एग्रीमेंट बनाया। अब जब इन लोगों ने एक एग्रीमेंट बनाया, तो कोई भी देश अगर वायलेट करेगा तो कहीं तो जाके उसकी सुनवाई होनी चाहिए। तो इसको क्या बोलते हैं, आर्बिट्रेशन बॉडी है
यहां पे कोई आर्बिट्रेटर फिक्स किया जाएगा जो कि एक न्यूट्रल आदमी होगा, वो दोनों पार्टीज को बिठाएगा, जो भी उनके बीच में सहमति होगी वो सहमति लाके क्या कर देगा, डिस्प्यूट को रिड्रेसल कर देगा अच्छे से। इससे क्या हो गया कि जो हमारा WTO था, WTO के रिड्रेसल के ऊपर हमारी डिपेंडेंसी खत्म हो गई कि भाई डोनाल्ड ट्रंप तुझे चाहे जब तक तू उसको कंटिन्यू कर, तुम्हारे 2019 वाली पॉलिसी को मत आने दो किसी को बॉडी पे। नेक्स्ट यहां पर क्या आता है, हार्नेसिंग इमर्जिंग एवेन्यूज। इमर्जिंग एवेन्यूज कैसे कि जैसे कि AI है या डेटा है, ठीक है, या फिर जो डेटा स्टोरेज सिस्टम होता है जैसे कि Amazon वेब सर्विसेज है AWS, इस तरीके का अगर हम यहाँ पे कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते हैं ना तो हमें ये डिपेंडेंसी खत्म हो जाएगी कि बाहर वाला मतलब हमारे देश की कंपनी भी बाहर जाके डेटा स्टोर करे या AWS के सर्वर पे करे। हम उसको क्यों ना अपना ही एक सर्वर, इंडिजिनियस सर्वर प्रोवाइड कर दें जिससे बाहर हमारा डेटा नहीं जाएगा, बाहर हमारी डिपेंडेंसी खत्म हो जाएगी। तो WTO की हमको ज्यादा जरूरत भी नहीं पड़ेगी इंडिया को ऐसे सिचुएशंस में। नेक्स्ट है यहाँ पे अपने जो स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स हैं, फॉर एग्जांपल जैसे फार्मा या स्टील। डोनाल्ड ट्रंप ने स्टील वगैरह सब पे तो लगा दिया टैरिफ, लेकिन फार्मास्यूटिकल्स पे नहीं लगाया। फार्मास्यूटिकल्स पे क्यों ही लगाएगा, क्योंकि जो सस्ती दवाइयां हैं वो अमेरिका को मिल रही है। फार्मा पे तुम लगा दोगे, तुम्हें अमेरिका में दवाइयां महंगी मिलने लग जाएंगी, जिससे तुम्हारे ऊपर ही एक पॉलिटिकल प्रेशर आएगा। लेकिन कोई इस डोनाल्ड ट्रंप का कोई भरोसा भी नहीं है कि जब चाहे तब उठे किसी दिन बोले आज फार्मा पे भी बढ़िया सा हम टैरिफ अनाउंस करते हैं। तो एक इशू ये आ जाता है कि हमें इन सारे देशों को क्या, जो हमारे सेक्टर्स हैं इंपॉर्टेंट सेक्टर्स, इनको क्या करना पड़ेगा, हमको संभाल के रखना पड़ेगा ताकि, और इनके लिए कोई नए ना मार्केट्स ढूंढने पड़ेंगे। फॉर एग्जांपल हम फार्मा के लिए ना अफ्रीका को या फिर साउथ अमेरिका को हम एक्सप्लोर कर सकते हैं ताकि हमें एक नया मार्केट मिल जाए। अब देखिए, जब हम इंडिया की बात कर रहे हैं, USA की बात कर रहे हैं, किसी की भी बात कर रहे हैं ना, तो जो पूरी जियोपॉलिटिक्स है ये किस पे चलती है, अपने इंटरेस्ट के ऊपर चलती है हर एक देश के। हम डोनाल्ड ट्रंप को इतना गलत नहीं बता सकते, क्यों, क्योंकि वो जो काम कर रहा है वो अपने देश की भलाई के लिए कर रहा है। अगर आज इंडिया कोई पॉलिसी बनाएगा, फॉर एग्जाम्पल हमने ये सोचा कि हम ना यूक्रेन से जो लड़ाई चल रही है रशिया की, तो हम रशिया से तेल मंगा लेंगे क्योंकि हमको सस्ता मिल रहा है। सेम गोज फॉर द डोनाल्ड ट्रंप ऑल्सो, कि हम वहां पर उसको क्रिटिसाइज नहीं कर सकते हैं कि तुम अपने देश को सुधारने के लिए या फिर अपने देश की भलाई के लिए पॉलिसीज क्यों कर रहे हो। क्यों, क्योंकि जब जरूरत पड़ेगी तो हम भी किसी देश के ऊपर इस तरीके के टैरिफ लगा सकते हैं। लेकिन हमें यहां पर यह ध्यान रखना पड़ेगा दैट इंडिया शुड प्रायोरिटाइज इट्स ओन इंटरेस्ट। अब ओन इंटरेस्ट किस तरीके से प्रायोरिटाइज करेंगे कि एक तो हमको ऑल्टरनेट मैकेनिज्म ढूंढना पड़ेगा WTO का, दूसरा हमको साथ में जाना पड़ेगा ग्लोबल साउथ के, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की जो सबसे ज्यादा मार पड़ रही है ना वो ग्लोबल साउथ को है। जैसे कि अभी डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में मना किया है कि मैं भी साउथ अमेरिका के जो साउथ अफ्रीका है, साउथ अफ्रीका के अंदर जो G20 समिट होने वाला है वहां पे मैं नहीं जाऊंगा। सिमिलरली चाइना ने भी मना कर दिया। क्यों, क्योंकि कुछ उनका कुछ क्रिश्चियनिटी वाला इशू चल रहा है। इसको किसी और वीडियो के डिस्कशन में हम अच्छे से समझेंगे। बट इससे नुकसान किसका हो रहा है, पूरे ग्लोबल साउथ का नुकसान हो रहा है। क्यों, क्योंकि इंडिया पे आपने टैरिफ लगा दिए, जो साउथ अफ्रीका है उसको आपने हमेशा एक यार्ड स्टिक के साथ ट्रीट किया है। तो जब आप ये सारे कर रहे होंगे ना तो यहां पे नुकसान हो रहा है। तो इंडिया का यहां पे एक ये रोल आ जाता है दैट कि पूरा जो ग्लोबल साउथ है उसको हार्नेस करके अपना एक रीजनल ट्रेड बॉडी टाइप का कुछ बना लें, ताकि आपस में हम अमेरिका के साथ मतलब बेसिकली अफ्रीका के साथ अच्छे से ट्रेड कर पाएं, या फिर किसी और देश के साथ ग्लोबल साउथ के, जैसे कि साउथ अमेरिका है, ब्राजील है, या फिर उरुग्वे है, पैराग्वे है, या फिर वेनेजुला है, इनके साथ हम अच्छे से डील कर पाएं। तो हमको कहीं इस तरीके की जो डाइवर्सिफाइड पॉलिसी होती है इंडिया को, उसकी तरफ मूव करना पड़ेगा। सो उम्मीद करता हूं कि ये जो लेक्चर है, ये पूरा डिस्कशन है, आपको पसंद आया होगा। टिल देन थैंक यू, एंड वी विल मीट विद अ मोर न्यू and interesting topic in our next discussion. Thank you so much.